नमस्कार मित्रों, सीईसी गुरुकुल में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं प्रोफेसर विनीता कुमारी, हिंदी विभाग, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय। आज आपके सम्मुख सुप्रसिद्ध कथाकार भीष्म साहनी द्वारा रचित लोकप्रिय कहानी चीफ की दावत की तात्विक समीक्षा प्रस्तुत करूंगी। किसी भी कहानी की जब हम समीक्षा की बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जैसे कहानी की अंतर्वस्तु कैसी है, उसकी बुनावट किस रूप में हुई है, कहानी के पात्र समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कहानी का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को लेकर के कहानी रचना करने के लिए प्रेरित हुआ है, समाज को वो क्या उस कहानी के माध्यम से बताना चाहता है। जिस देश काल में, जिस वातावरण में, जिस परिवेश की भी कहानी लिखी गई है, क्या वे कहानी उस परिवेश की संपूर्ण समाज को द्योतित करती है, क्या उसका एक चित्र प्रस्तुत करती है, और कहानी की भाषा के शिल्प कैसा है, उसकी रचना विधान कैसा है, वर्तमान संदर्भों में वे कहानी कितनी प्रासंगिक है। तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी कहानी का तात्विक विवेचन किया जाता है। तो इन्हीं बिंदुओं को आज ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी चीफ की दावत। उनके भीष्म साहनी का कहानी संग्रह है पहला पाठ, और इस कहानी संग्रह की पहली ही कहानी है चीफ की दावत। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1957 है, और कहानी संग्रह जो था उसका प्रकाशन 1957 में हुआ, और जो कहानी चीफ की दावत लिखी गई वह 1956 में, और एक व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई कहानी है, जिसमें समाज के उस वर्ग का, मध्य वर्गीय समाज का जो एक चित्र है उस पर व्यंग्य प्रस्तुत करती है। मध्य वर्गीय समाज के खोखलेपन को और उनकी जो प्रदर्शन की प्रकृति है उसका यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने वाली कहानी है। हम पहले इसकी विषय को देखें, इसके अंतर्वस्तु क्या है, कहानी का सार क्या है। कहानी मूलतः एक ऐसे मध्यम वर्गीय समाज के व्यक्ति के जीवन पर आधारित है। श्यामनाथ पात्र है, उसकी पत्नी और उसकी वृद्ध मां, ये तीन घर के प्राणी हैं, और वह श्यामनाथ व्यक्ति मध्य वर्गीय समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला है और उच्च महत्वाकांक्षी है। नौकरी में जल्दी से जल्दी तरक्की पा लेना चाहता है, और उसके लिए वो जो भी रास्ता अपना सकता है वह अपनाने का पूरा प्रयास करता है, और अपने चीफ को प्रसन्न करने के लिए वे घर बुलाता है, उसकी दावत रखता है। और चीफ आ रहे हैं, चीफ अंग्रेज है, उनकी पत्नी भी अंग्रेज है, और उनके साथ कुछ भारतीय मूल के जो देशी अधिकारी हैं वे और उनकी पत्नी भी सब घर में आने वाले हैं शाम को। तो अब श्यामनाथ को ये चिंता है कि घर कैसे अधिक से अधिक सुंदर दिखाया जाए। अपना प्रदर्शन की वृत्ति लेकर के वो घर का जो भी फालतू का सामान था उसको इधर उधर छुपाने लगता है, अलमारियों के पीछे, पलंग के नीचे, इस तरह से वो घर के सामान, फालतू सामान को छुपा देता है। और छुपाते हुए अचानक उसे ध्यान आता है अपनी वृद्ध माँ का, और वे माँ को भी एक सामान की तरह समझता है कि अब वे अपनी माँ को क्या करे, उसको कहाँ छुपाए, ये उसकी चिंता है। और फिर वे पहले सोचते हैं कि उसको उसकी सहेली के घर भेज देते हैं, पर फिर वे विचार भी बदल देते हैं और ये निश्चय करते हैं कि माँ को पहले बरामदे में बिठा देंगे, और बैठक में जब तक ड्रिंक वगैरह चलेगी तब तक वो बरामदे में बैठी रहेंगी, और जब हम बरामदे में आएंगे तो वो पीछे अपने कमरे में चली जाएंगी। अपने कमरे में सोने का मन पहले निश्चय करते हैं, तो फिर लगता है कि उसको नींद आ जाएगी, नींद में वो खर्राटे लेगी
और उसके खर्राटों से सबको पता चल जाएगा और उसका अपमान होगा। तो वे अपनी माँ को बुला करके अनेक प्रकार की हिदायतें देता है, उसके साथ ऐसा व्यवहार, अभद्र व्यवहार करता है, उनको विभिन्न प्रकार से ऐसी बातें कहता है कि माँ जो है वो अपमानित भी अनुभव करती है पर अपने आप को विवश अनुभव करती है। और फिर दावत प्रारंभ होती है, 10:30 बजे तक ड्रिंक चलती है और उसके बाद जब वे बरामदे में आते हैं तो माँ वहां पर बैठे बैठे सो गई थी। अब वहां सब देख करके हंसने लगते हैं और श्यामनाथ अपने आप को बड़ा अपमानित महसूस करता है। और तभी जो चीफ है उसकी नजर माँ पर पड़ती है और माँ अचानक जाग जाती है आवाज सुन करके, और वे उनको प्रणाम करता है और ये कहता है हाउ डू यू डू बोलो, अंग्रेजी में बोलो। अब गांव की अनपढ़ वृद्धा स्त्री है, पुराने संस्कारों में पली है, पर श्यामनाथ अपनी दिखावे की वृत्ति से प्रभावित होकर के उसे अंग्रेजी में बोलने के लिए और चीफ से हाथ मिलाने तक के लिए कहता है। और वे बेचारी अपने पुत्र को प्रसन्न करने के लिए ये सब करने के लिए भी तत्पर हो जाती है। और वहीं वे चीफ उनकी माँ को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है और वे उससे लोकगीत सुनने की फरमाइश करता है, तो वो लोकगीत सुनाती है, पंजाबी का जो लोकगीत है। और फिर वे उनसे पूछता है कि कोई पंजाबी की दस्तकारी है तो उसके बारे में बताओ। तो फिर वो फुलकारी पर बात आती है, क्योंकि पंजाबी की बड़ी प्रसिद्ध दस्तकारी फुलकारी है, दुपट्टों पर की जाती है, कपड़ों पर की जाती है। तो एक फटा पुराना कपड़ा था घर में जिसपे फुलकारी की हुई थी, वे लाके दिखाई जाती है। तो चीफ बड़ा प्रसन्न होता है और ये श्यामनाथ उनसे वचन दे देता है कि मेरी माँ आपको नई फुलकारी बना देगी। हालांकि माँ कहती है कि अब उसकी आंखें नहीं चलती हैं, अब उसको दिखाई नहीं देता है, पर वो एक आदेश भरे हिदायत देता हुआ कहता है कि माँ तुम चीफ के लिए नई फुलकारी बना देना। और वह अपने कमरे में चली जाती है और वहां जाकर के दीवार के साथ सट करके और उसके निरंतर अश्रुधारा बहने लगती है। बड़ा घुटन का अनुभव करती है, पर बेटा बड़ा प्रसन्न हो जाता है। जो माँ उसे लग रहा था कि वे उसकी अपमान का कारण बनेगी, जिसे वो फालतू सामान की तरह समझ रहा था और छुपाना चाह रहा था, और उसी माँ के कारण चीफ प्रसन्न होते हैं और उसकी दावत जो है वो सफल हो जाती है। अब वो माँ के पास आता है और माँ बड़ा खुश होता है, पर माँ कहती है कि मुझे हरिद्वार भेज दो, हरिद्वार जाना है। तो वे फिर कुड़ जाता है, चिढ़ जाता है और माँ से कहता है कि फुलकारी कौन बनाएगा। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार का शिक्षित युवक अपने संस्कारों को भुला करके, मानवीय संबंधों को भुला करके किस तरह से अपनी वृद्ध माता की उपेक्षा करता है, उसका अपमान करता है, और उसने किस तरह से उसके जीवन में मूल्यों का ह्रास हो रहा है, उसकी ओर ये कहानी संकेत करती है। तो इस तरह से एक कहानी के रूप में मध्यम वर्गीय समाज में जीवन मूल्यों में जो गिरावट आ रही है, संबंधों में जो खोखलापन आ रहा है, आत्मीयता का जो एक अभाव होता चला जा रहा है, प्रदर्शन की वृत्ति बढ़ती चली जा रही है, उसकी ओर कहानीकार संकेत करते हैं। अब हम इस कहानी की जो पात्र श्यामनाथ है, श्यामनाथ तो एक प्रतिनिधि पात्र है और उसकी पत्नी, वे भी अपने पति की खुशी में प्रसन्न रहने वाली, पति की हर बात को मानने वाली एक ऐसी महिला की प्रतीक के रूप में आई है। और वृद्धा माँ जो अपने पुराने संस्कारों से जुड़ी हुई है, परंतु अपने बेटे की खुशी के लिए, अपनी संतान की खुशी के लिए सब कुछ समर्पित करने को तत्पर है और बेटे की खुशी में ही वे अपनी खुशी देखती है। तो इस तरह से मध्यम वर्गीय समाज का जो एक खोखलापन है, उनमें जो प्रदर्शन की वृत्ति है, उसको उजागर करना कहानीकार का एक उद्देश्य दिखाई देता है।
एक पंक्तियां हम आपके सामने रखते हैं कैसे उनकी प्रदर्शन की वृत्ति रही है। जब श्यामनाथ के घर में चीफ ने आने हैं तो कैसे वो सामान को इधर उधर कर रहे हैं। कुर्सियां, मेज, तिपाइयों, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। देखिए, हमारी संस्कृति में इस तरह का खुलापन नहीं है कि परिवार में सबके बीच में बैठ करके छोटी मोटी दावतों में मदिरा पान किया जाए। परंतु पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण करते हुए आज का युवा वर्ग जो अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इस पश्चिमी सभ्यता को भी अपनाने लगा है। तो वे परिवार में अपनी माता के होते हुए भी, पत्नी के होते हुए भी ड्रिंक का इंतजाम करता है और देर रात तक वहां मदिरा चलती रहती है। और मांस मछली का भी सेवन किया जाता है, जबकि बूढ़ी माँ जो है वो जिस दिन घर में मांस मछली पकती है उस दिन वो खाना ही नहीं खाती है। पर बेटे को इसकी चिंता बिल्कुल नहीं है। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि उसकी माँ आज भूखी रहेगी, तो घर में ये सब ना बनाया जाए। वे अवसरवादी है, वे स्वार्थी है। तो उस युवा वर्ग के, वे शिक्षित युवा वर्ग जो स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, उसकी स्वार्थ वृत्ति को उजागर करना भी इस कहानी की एक कहानी की मूल उद्देश्य में गिना जा सकता है। साथ ही कहानीकार ये भी बताना चाहते हैं कि किस तरह से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात या नौकरी पा लेने के बाद युवा पीढ़ी अपने माता पिता के प्रति संवेदनहीन होती चली जा रही है। माता पिता बच्चे को पालने पोसने में, उसका पालन पोषण करने में जो त्याग करते हैं, जो समर्पण करते हैं, वह उसे उनका कर्तव्य समझता है। वे उनके उस समर्पण को, उस त्याग को अनुभव नहीं करता है। इस कहानी में ये पंक्तियां आती हैं, जब चीफ ने आना है और वे माँ को कहता है कि सफेद कपड़े पहन करके तुम तैयार होकर के बैठना और हाथों में चूड़ियां पहन लेना। जब वे ये कहता है तो माँ कह देती है कि चूड़ियां मेरे पास कहाँ हैं, वह तो तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने बेच दी थी। तो ये सुन करके बेटे को क्रोध आ जाता है और उसे लगता है कि माँ उसे ताना दे रही है और वे माँ की संवेदना को नहीं समझता और क्रोध करके माँ के प्रति अपमानजन्य शब्दों का प्रयोग करता है। वे माँ को तुनक कर कहता है, ये कौन सा राग छेड़ दिया? माँ सीधा कह दो, नहीं है जेवर, बस इसमें पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है? जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूं, निरा लंडूरा तो नहीं लौट आया। जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। अब माता पिता के त्याग को, उनके बलिदान को रुपए पैसे से तोलना, हर वस्तु को का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। तो माता पिता अपने बच्चे के पालन पोषण में जो त्याग करते हैं, उनका जो एहसान है उसे पैसों से नहीं चुकाया जा सकता। पर ये युवा पीढ़ी धन के लालच में आकर के, पश्चिमी सभ्यता के पीछे पड़ के अपने माता पिता के प्रति संवेदनहीन होती चली जा रही है और उनके समर्पण को उनका कर्तव्य कहती है। और वर्तमान युवा वर्ग का पश्चिमी सभ्यता से आकर्षित होना, आधुनिकता का अंधानुकरण करना, ये भी इस कहानी में दर्शाया गया है। समय परिवर्तनशील है, मूल्य में परिवर्तन आता रहता है। भले ही सनातन मूल्य नहीं परिवर्तन होते, परंतु जो दूसरे मूल्य हैं वे परिवर्तित होते रहते हैं और उनके साथ साथ मनुष्यों में भी परिवर्तन आना है। परंतु अपने संस्कारों को छोड़कर, अपनी जड़ों को छोड़ करके और केवल पश्चिम का अंधा अनुकरण करना हमारे लिए बड़ा घातक हो सकता है। और ये कहानीकार की चिंता है, ये उसके मन की छटपटाहट है जो उसकी कहानियों के माध्यम से
प्रस्तुत हो रही है। समाज में कैसे मूल्यों का क्षरण हो रहा है, समाज में कैसे आत्मीयता खत्म होती चली जा रही है, कैसे बच्चे अपने माता पिता के प्रति अशिष्ट आचरण से युक्त हो रहे हैं। उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जब माँ कुर्सी पर बैठने लगती है और वे माँ को हिदायतें देता है कि वो कैसे बैठेगी, पैर ऊपर करके नहीं बैठेगी, नंगे पांव नहीं बैठेगी, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है विशेष रूप से गांवों में आज भी यही है कि घर के अंदर चप्पल पहन करके नहीं जाया जाता। बाहर जो चप्पल पहन कर गए हैं वो बाहर ही जूता चप्पल बाहर उतार दिया जाता है, और घर के भीतर अगर सर्दी है तो लकड़ी के खड़ाऊ पहन लिए जाते हैं। तो स्त्रियां अभी भी घर के भीतर खड़ाऊ पहन लेती हैं या नंगे पांव रहती हैं। तो वे गांव की पली हुई, गांव के संस्कारों से युक्त वृद्धा माँ है, परंतु उसको वे क्या हिदायत देता है, खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, ना ही वे खड़ाऊ पहनकर सामने आना, किसी दिन तुम्हारी ये खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। तो कैसा उपेक्षा का भाव, कैसा अपनी मां के प्रति एक तिरस्कार का भाव उसके बेटे के मन में आ रहा है, जो क्या चाहता है, उसकी तरक्की, अपनी तरक्की चाहता है, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहता है। अवसरवादिता बहुत अधिक हो गई है। मानवीय मूल्यों का कैसे विघटन होता चला जा रहा है। और इस कहानी में एक और समस्या को भी उठाया गया है। विभिन्न सामाजिक समस्याओं की ओर भीष्म साहनी संकेत करते हैं। एक समस्या और भी उठाते हैं, वृद्धों के अकेलेपन की समस्या, कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो पहले घर के लिए बरगद का पेड़ माने जाते थे, जिनकी छत्र छाया में सब पूरा परिवार पलता था और उनके प्रति एक सम्मान का भाव रहता था, आज उन वृद्धों को एक उपेक्षित पात्र माना जाता है। हम प्रेमचंद की कहानियों में भी देखते हैं, बूढ़ी काकी कहानी हमने देखा, ताई कहानी विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी देखते हैं। इस तरह से वृद्धों के अकेलेपन की समस्या अनेक कहानीकारों ने उठाई है। भीष्म साहनी भी वृद्धा स्त्री के माध्यम से वृद्धों की समस्या की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अपनों से दूर होते जाने की प्रक्रिया हो रही है। वह वृद्धा अपने सुख दुख को भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। पड़ोस में एक अन्य विधवा स्त्री रहती है जो इनके घर आया जाया करती थी, जिसके साथ वो अपना सुख दुख बांटा करती थी, पर पुत्र को वह भी अच्छा नहीं लगता और वह उस स्त्री का भी घर में आना जाना बंद कर देता है। तो किस तरह से वृद्ध माता पिता अकेलेपन की बोझिल जीवन जीने के लिए विवश हो गए हैं, उसका भी चित्रण इस कहानी के माध्यम से भीष्म साहनी प्रस्तुत करते हैं। मध्यम वर्गीय जीवन के अंतर विरोध को कहानी में प्रस्तुत किया गया है। पारिवारिक मूल्यों के प्रति अनास्था कैसे बढ़ती चली जा रही है। मानवीय संबंध आत्मीय न होकर के पूरी तरह से स्वार्थ से संचालित हो गए हैं। चाहे वो भाई बहन का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है, माँ बेटे का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, सब स्वार्थ से प्रेरित हो गए हैं। उनमें कहीं आत्मीयता का, कहीं अपनेपन का, अपनत्व का अभाव दिखाई दे रहा है। तो ये जो समाज की विसंगतियां हो रही हैं, ये जो समाज की स्थिति बन रही है, जो चिंतनीय है, और यही चिंता लेखक को कहीं भीतर ही भीतर परेशान करती है और वे अपनी रचनाओं के माध्यम से उसे प्रस्तुत करते हैं। कहानियों की, इनकी कहानी की भाषा शैली की अगर हम बात करें तो बड़ी सहज सरल भाषा है, जो सीधा पढ़ते ही पाठकों के भीतर तक प्रवेश कर जाती है। व्यंग्य की तीखी धार कहानियों में मिलती है। जहां जहां वे मूल्यों में गिरावट देखते हैं, जहां जहां सामाजिक विसंगतियों को देखते हैं, वहां इनकी लेखनी की धार व्यंग्यपूर्ण हो जाती है। और इनके इसी भाषा शिल्प को देखते हुए हिंदी साहित्य जगत के एक प्रसिद्ध समालोचक
डॉक्टर नामवर सिंह थे, जिन्होंने सारिका पत्रिका में भीष्म साहनी जी की कहानी कला पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि सादगी और सहजता भीष्म जी की कहानी कला की ऐसी खूबियां हैं जो प्रेमचंद के अलावा और कहीं दिखाई नहीं देती। तो भीष्म साहनी को वो प्रेमचंद की परंपरा का कहानीकार मानते हैं। प्रेमचंद ने जिस प्रकार से गांवों की समस्या को उठाया, ग्रामीण जीवन में आर्थिक शोषण को, जमींदारों की समस्या को, किसानों की समस्या को आधार बनाते हैं, वहीं भीष्म साहनी शहरों की समस्याओं को, औद्योगिकीकरण के चलते हुए जिस प्रकार से समाज में परिवर्तन आ रहा है, उसके ऊपर वे प्रकाश डालते हैं। तो प्रेमचंद के अलावा ये खूबियां किसी और में दिखाई नहीं देती है। जीवन की विडंबनापूर्ण स्थितियों की पहचान भी भीष्म साहनी में अप्रतिम है। ये विडंबना उनकी अच्छी कहानियों की जान है। तो इस तरह से जीवन की जो यथार्थ है वे अपनी कहानियों के माध्यम से भीष्म साहनी प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही हिंदी गद्य साहित्य के लेखक रामचंद्र तिवारी हुए, जिन्होंने हिंदी गद्य साहित्य में भीष्म साहनी की कथा संसार पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भीष्म साहनी का कथा संसार व्यापक है। उन्होंने जीवन के विविध संदर्भों में मानवीय संघर्ष को बड़ी मार्मिकता के साथ चित्रित किया है। सत्ता और व्यवस्था के खोखलेपन को बड़ी ही सहजता और निर्भीकता से उधेड़ा है। एक प्रतिबद्ध, ईमानदार, संवेदनशील एवं धर्म संप्रदाय निरपेक्ष लेखक के रूप में आप सदैव स्मरणीय रहेंगे। तो इनकी ये ईमानदारी, इनकी ये प्रतिबद्धता, इनकी कहानियों में, इनकी रचना धर्मिता में हमें स्पष्ट दिखाई देती है। भीष्म साहनी कहानियों को एक सहज रूप में प्रस्तुत करते हैं और कहानी की बुनावट, उसका ताना बाना इस प्रकार से चलता चला जाता है कि पाठक उससे पूरी तरह जुड़ जाता है। पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग करते हैं। पंजाबी का, अंग्रेजी का, फारसी का और उर्दू भाषा का शब्दों का प्रयोग करने में भी वे परहेज नहीं करते हैं। तो जैसे पात्र हैं उसके अनुरूप ही भाषा का प्रयोग भी कर रहे हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग करें। जब चीफ आता है तो किस तरह से श्यामनाथ भी उससे अंग्रेजी में बोलता है, पति पत्नी भी, माँ को ना सुनाई दे तो माँ को ना पता चले तो अंग्रेजी में बात करते हैं। तो इस तरह से एक स्वाभाविक रूप में कहानी आगे चलती चली जाती है। और उस समय की लिखी 1956-57 की लिखी हुई कहानी आज और अधिक प्रासंगिक हो गई है। वर्तमान संदर्भ में देखें तो आज की ये वृद्धों की समस्या, अकेलेपन की समस्या और अधिक बढ़ गई है। आज वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं। पहले माता पिता को घर में सम्मान के साथ रखा जाता था। माता पिता के शरण में बच्चे रहते थे। पहले कहते थे कि हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं। आज कहा जाता है कि माता पिता हमारे साथ रहते हैं। तो ये जो सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन आ रहा है, ये जो समाज में इस तरह से परिवर्तन आ रहा है और अवसरवादिता, स्वार्थ वृत्ति बढ़ती चली जा रही है, आत्मीयता का अभाव होता चला जा रहा है, ये चिंता का विषय है, ये गहरी सोच का विषय है। और इसके परिवर्तन के लिए ही पाठकों को सजग करना, सचेत करना कहानीकारों का उद्देश्य है। और नई कहानी के कहानीकार इन समस्याओं को लेकर के अपनी रचना संसार में आगे बढ़े। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने चीफ की दावत, इस कहानी की तात्विक समीक्षा आपके समक्ष प्रस्तुत की। अगली बार नए विषय के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।